ओके, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एपीएच या एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में, ठीक है ना। तो 2 लेक्चर्स में इसको हम कवर करेंगे। आज है एंटीपार्टम हेमरेज पार्ट 1, ठीक है। तो एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है? वैसे तो 2 टाइप के ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो एक प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग हमने पहले स्टडी कर ली थी कि ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी जो 24 वीक से पहले होती है, ठीक है। और यदि वही ब्लीडिंग पर वेजाइना 24 वीक के बाद हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एपीएच कहेंगे, ठीक है ना। तो एंटीपार्टम हेमरेज इज डिफाइंड एज द ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना और जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ओके, बट बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर आल्सो इंक्लूडेड। ड्यूरिंग डिलीवरी भी यदि वो ब्लीडिंग है एक्स्ट्रा तो वो भी एपीएच ही कहलाएगी, ठीक है। अब आता है एपीएच का कारण क्या होगा, ठीक है ना। द कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर 1 प्लेसेंटल कॉज, जिसमें आते हैं हमारे पास प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्शियो प्लेसेंटा, ठीक है ना। ये मेजर कॉज हैं एपीएच के। इसके अलावा कुछ और कारण जो 24 वीक से पहले भी प्रेगनेंसी के कारणों में आते थे वो यहाँ भी हो सकते हैं, जिसमें आते हैं एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज, जो आता है सर्वाइको वेजाइनल लीजन्स या सर्वाइकल कैंसर या उनका घाव कोई हो सकता है ना। तो मेन जो एपीएच का कारण होता है प्रेगनेंसी में वो ये पहले वाला है प्लेसेंटल कॉज, जिनको अलग से हम स्टडी करेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। पहला आएगा प्लेसेंटा प्रीविया और दूसरा प्लेसेंटा एब्रप्शियो प्लेसेंटा। इन दोनों का अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। एपीएच के नाम से ना आए वो इस नाम से भी आ सकता है कि प्लेसेंटा प्रीविया को एक्सप्लेन करो या एब्रप्शियो प्लेसेंटा को एक्सप्लेन करो, है ना। तो आज वाली इस क्लास में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं प्लेसेंटा प्रीविया को, ठीक है ना। What is placenta previa? When the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment, ठीक है ना। लोअर यूट्राइन सेगमेंट पर यदि ये प्लेसेंटा इम्प्लांट हो जाती है जो नज़दीक होता है इंटरनल ओस के, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है ना। तो ये कंडीशन तो एक नेचुरल है जो हो गई है, बट ये लेटर ऑन इनिशियली कुछ नहीं होगा 24 वीक तक, उसके बाद कभी भी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, ठीक है ना। तो मेजर कॉज है एपीएच का प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। प्लेसेंटा नॉर्मली अपर यूट्राइन सेगमेंट में जस्ट नियर टू फैलोपियन ट्यूब का जो ओपनिंग होती है वहाँ पर वो इम्प्लांट होनी चाहिए, बट यदि वो लोअर साइड में आ जाती है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट आपका लगभग यहाँ से होता है, इसके बाद कहीं भी है तो वो प्लेसेंटा प्रीविया कहलाती है, ओके। प्लेसेंटा प्रीविया के कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट कॉज तो पता नहीं है, बट कुछ रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं रिसर्च के द्वारा कि ये कंडीशन होती है तो प्लेसेंटा प्रीविया देखा जाता है, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 मल्टीपैरिटी, ठीक है। ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं किसी को तो आगे वाली प्रेगनेंसी में उसको प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा इंक्रीज्ड मैटरनल एज मोर देन 35 यदि प्रेगनेंसी होती है तो भी उसके अंदर ये चांसेस हो जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, इसमें भी चांस बनते हैं क्योंकि उसमें स्कार रह जाते हैं यूट्रस के अंदर। प्लेसेंटल साइज और एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। अगर कोई प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी है या प्लेसेंटल साइज बड़ा है जैसे ट्विन प्रेगनेंसी में देख सकते हैं तो वहाँ भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। इसके अलावा कुछ मैटरनल कॉज है जिसमें स्मोकिंग, कॉज ऑफ प्लेसेंटल हाइपरट्रोफी टू कंपनसेट द कार्बन मोनोऑक्साइड इंड्यूस्ड बाय हाइपोक्सीमिया। यदि प्रेगनेंसी के दौरान मदर स्मोकिंग करती है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, तो उसमें भी जो प्लेसेंटा है उसका साइज बड़ा हो जाता है, हाइपरट्रोफी हो जाती है और वो प्लेसेंटा प्रीविया का कारण बनती है। इसके अलावा प्रायर क्यूरेटेज, ठीक है ना। प्रायर क्यूरेटेज का मतलब कोई डीएनसी पहले कराई गई हो तो क्यूरेटेज के बाद भी कुछ स्कार अंदर रह जाते हैं और उसके कारण भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, ठीक है।
तो ये हो गए हमारे प्लेसेंटा प्रीविया के कॉजेज। मल्टीपैरिटी मतलब बार बार प्रेगनेंसी हो, 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, है ना। अब है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। अब ये जो प्लेसेंटा प्रीविया है इसकी सीवियरिटी के आधार पे, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसकी लोकेशन के आधार पे कि कहाँ पर वो जाके इम्प्लांट हुई है, उसके बेस पे हम इसके टाइप्स डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इन लोअर सेगमेंट, कि लोअर सेगमेंट कितना नीचे आई है उसके आधार पे प्लेसेंटा प्रीविया की 4 डिग्री होंगी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 में उसको हम लो लाइंग कहेंगे। द मेजर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज अटैच टू अपर सेगमेंट, मेनली तो वो अपर सेगमेंट में ही है बट कुछ नीचे आ गई है, ठीक है ना। थोड़ा सा पार्ट उसका लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ गया है। एंड द लोअर मार्जिन एनकोर्चेज ऑन द लोअर सेगमेंट बट नॉट अप टू द ओस। अब लोअर सेगमेंट तक ये पहुंच गई है बट ओस को कवर नहीं किया है बिल्कुल भी, ठीक है ना। ओपनिंग जो है सर्वाइकल वाली वहाँ तक वो नहीं पहुंची है, तो वो क्या होगा, टाइप 1 होगा, ठीक है ना। तो जितना वो टाइप का जो सीवियरिटी है कम होगी उतनी ब्लीडिंग के चांस कम होंगे एपीएच में, है ना। तो टाइप 1 में कम होंगे। आगे अगर जाएं टाइप 2, टाइप 2 को हम बोलेंगे मार्जिनल, ठीक है ना। मार्जिनल क्या है, द प्लेसेंटा रीचेज टू द मार्जिन ऑफ इंटरनल ओस बट डज नॉट कवर इट, ठीक है ना। ये इंटरनल ओस है, इसको कवर कर लेती, मार्जिन तक पहुंच जाती है बट जो ओपनिंग है वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो ये क्या हो जाएगा, टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया, ओके। टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया क्या होगा, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया या पार्शियल सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया इसको हम कह सकते हैं। द प्लेसेंटा कवर्स इंटरनल ओस पार्शियली व्हेन द ओस इज क्लोज्ड, तो ये कवर दिखता है बट डायलेटेड होता है, उस समय वो पूरा कवर नहीं होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे टाइप 3। और टाइप 4 में क्या होगा, टाइप 4 में पूरा ही प्लेसेंटा नीचे आ जाता है, पूरा कवर करता है इंटरनल ओस को, चाहे वो डायलेटेड है चाहे वो क्लोज्ड है, दोनों कंडीशन में पूरी तरह प्लेसेंटा वहाँ पर कवर रहेगी, ठीक है ना। तो ये मोस्ट सीवियर है और इसको हम टाइप 4 या सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे, ओके। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, वैसे तो कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, ठीक है ना, जब तक वो डिटैच होना ना शुरू हो किसी कारण से, ठीक है। आराम से वो सारा प्रोसेस चलता रहेगा। कई बार तो प्लेसेंटा प्रीविया में पूरी प्रेगनेंसी सही हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट चांस होते हैं एंटीपार्टम हेमरेज के। तो फर्स्ट टाइम पता तभी लगेगा जब पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। एपीएच होगा तब फिर जांच कराएंगे। तो वैसे तो प्लेसेंटा प्रीविया का तो जब ये कराएंगे अपन अल्ट्रासाउंड्स, ठीक है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर, उसमें भी पता लग जाएगा, बट वो कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ब्लीडिंग होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। बट ब्लीडिंग है तो एक मात्र साइन सिम्टम ब्लीडिंग ही होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये जो ब्लीडिंग है ये क्या होगी, सडन ऑनसेट होगी, पेनलेस होगी, उसमें कोई पेन नहीं होगा, अपीयरेंटली कॉजलेस और रिकरेंट, कारण कुछ भी नहीं होता है और बार बार हो रही है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसका मतलब प्लेसेंटा प्रीविया ही इसका कारण बनता है। इन अबाउट 5% केसेज इट अकर फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग लेबर, और 5% केसेज में बिल्कुल लास्ट में जाके होती है, कब, डिलीवरी के टाइम, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर या सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, उसमें वो ब्लीडिंग होती है, तो भी उसको एपीएच की कैटेगरी में ही हम लेते हैं, ठीक है ना। स्पेशल हाँ, सेंट्रल है तो डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं होगी, नॉर्मल सीजरियन ही करना पड़ेगा, है ना। स्पेशली इन प्राइमी ग्रेविटा, प्राइमी ग्रेविटा में ये लास्ट तक चल जाती है, जो फर्स्ट वाली है या सेकंड वाली भी चल जाती है, और उसी समय ब्लीडिंग होती है, फर्स्ट या सेकंड जो अपना स्टेज ऑफ लेबर होगा उसके अंदर, है ना। इन अबाउट 1/3 ऑफ द केसेज देयर इज हिस्ट्री ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग बट यूजुअली स्लाइट, और उस समय लेडी बता देती है कि हाँ पहले भी थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी बट वैसे कोई दिक्कत हुई नहीं, है ना। तो ये टाइप 1 टाइप 2 के अंदर चल जाता है। डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करेंगे,
अल्ट्रासोनोग्राफी बेस्ट है, इनिशियल स्टेज में भी पता लग जाता है कि उसको प्लेसेंटा प्रीविया है। बाकी अगर जब ब्लीडिंग हुई है तब भी हम टेस्ट तो करवाएंगे ही, ठीक है। इमीडिएट री लोकलाइजेशन ऑफ द प्लेसेंटा यूजिंग अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, कि जब अब ब्लीडिंग हुई है तो वैसे तो पहले भी हमें पता था कि उसको, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी अल्ट्रासाउंड हुआ है, सेकेंड में भी हुआ है, नॉर्मल हम करते हैं ना एएनसी में, तो पता तो होता है कि उसको प्लेसेंटा प्रीविया है। बट अब जब ब्लीडिंग हुई है तब हम दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराते हैं। क्यों करवाते हैं कि अब उसकी लोकेशन कहाँ है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि जब यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, बच्चा डेवलप हो रहा होता है, तो थोड़ी सी प्लेसेंटा मूव कर सकती है ऊपर। तो जो पहले प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 2 दिख रहा था वो हो सकता है टाइप 1 की चला गया, ठीक है ना। तो जब ब्लीडिंग हुई है तब फिर से अल्ट्रासाउंड करेंगे कि करंट उसकी लोकेशन क्या है उसको देखने के लिए, है ना। एंड एज वेल एज कन्फर्मिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, की अब प्लेसेंटा प्रीविया कहाँ है उसको कन्फर्म करेंगे। एंड विल एस्टेब्लिश इट्स डिग्री, पहले अलग डिग्री हो सकती है, अब अलग डिग्री हो सकती है ना, तो दोबारा से हमारा अल्ट्रासाउंड कंपलसरी है। रिलेइंग ऑन अर्लियर प्रेगनेंसी स्कैन एट द 20 वीक इज़ नॉट वेरी यूजफुल, पहले वालों पे हम अब रिलाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द प्लेसेंटा टेंड टू माइग्रेट अप इन द यूट्रस एज यूट्रस ग्रो, जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करता है प्लेसेंटा कई बार मूव कर जाती है, जो पहले 1 था वो 0 भी हो सकता है, जो पहले 2 था वो 1 भी हो सकता है ना, इसलिए हम प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड अभी कराएंगे। अब जब कंफर्म हो गया कि अभी भी वो प्लेसेंटा प्रीविया है और ब्लीडिंग उसी के कारण हुई है, तो फिर मैनेजमेंट शुरू होगा। मैनेजमेंट क्या होगा, एक तो हमने रीलोकलाइजेशन कर ही दिया था, यानी अल्ट्रासाउंड कर ही लिया सबसे पहले, और उसके बाद में फिर हम इसका मैनेजमेंट शुरू करेंगे। इफ़ द ब्लीडिंग इज स्लाइट वुमेन एंड फीटस आर वेल, अल्ट्रासाउंड से हमें पता लग गया फीटस सही है, थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी अब रुक गई है, देन द वुमेन इज केप्ट इन द हॉस्पिटल एंड एट रेस्ट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप, ठीक है। तो उसको हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो और ब्लीडिंग नहीं हो, ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे। इफ़ देर इज़ नो सीवियर ब्लीडिंग फर्दर, वेजाइनल बर्थ इज हाईली लाइकली इफ द प्लेसेंटल लोकेशन अलाउज, ठीक है ना। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि ठीक है प्लेसेंटा प्रीविया है पर अब ब्लीडिंग नहीं हो रही है, वो रुक गई है, थोड़ा सा हुआ था, और टाइप 1 है या टाइप 2 भी है, तो वेजाइनल ब्लीडिंग इसकी हो जाएगी और हम उसको वेट करेंगे, ठीक है ना, जब तक स्पॉन्टेनियस लेबर शुरू नहीं होता। अगर सीवियर ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, ठीक है, और नॉर्मल भी है, वो भी कंटिन्यू रह रही है, आज भी हुई कल भी हुई परसों, जब तक हॉस्पिटल हो ही रही है, तो फिर हमें सीजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी हो जाएगी अब हम वेट नहीं कर सकते नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, सीजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। अब यदि मान लो विजाइनल डिलीवरी पॉसिबल हो रही है, तो उसमें कुछ प्रिकॉशन रखनी है, ठीक है ना। मिडवाइफरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है कि ऑल पॉसिबल स्टेप शुड बी टेकन टू रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम, अरेंजमेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी मेड। अब इस कंडीशन में रिलेटिव्स को बता देंगे कि इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है ड्यूरिंग डिलीवरी और ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, तो 2, 3, 4 यूनिट वो डोनर तैयार रखे, कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। दूसरा, इसमें ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स IVIM और मिथार्जिन 2 मिलीग्राम शुड बी गिवन इंट्रावीनसली विद द डिलीवरी ऑफ बेबी टू प्रिवेंट ब्लड लॉस इन 3rd स्टेज। अब 3rd स्टेज के अंदर नॉर्मल डिलीवरी है तो कोई बार हम ये ऑक्सीटोसिन वगैरह नहीं भी देते हैं, बट इस केस में प्लेसेंटा प्रीविया वाले में नॉर्मल डिलीवरी हो गई है तो 3rd स्टेज में हम ऑक्सीटोसिन और मिथार्जिन देंगे। क्यों देंगे, ताकि एक्स्ट्रा ब्लीडिंग को रोका जा सके, ठीक है ना। प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ द सर्विक्स शुड बी डन सून आफ्टर फॉलोइंग द डिलीवरी टू डिटेक्ट एनी एविडेंस ऑफ टीयर, ठीक है ना, कि सर्विक्स को भी चेक करेंगे आफ्टर डिलीवरी कि ब्लीडिंग तो हो ही रही है, सेकंड स्टेज में हो रही थी, फर्स्ट स्टेज में हो रही थी, तो अब हम डिलीवरी के बाद सर्विक्स को भी चेक करेंगे कि वहाँ हो सकता है कुछ ब्लीडिंग वहाँ से भी हो रही हो, वहाँ टीयर हो गया हो, तो उसको भी हमें ट्रीट करना ज़रूरी है। तो ये 3-4 बातें हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। और ब्लड जो हीमोग्लोबिन है बेबी का वो भी चेक करेंगे कि उसको कहीं सीवियर एनीमिया ना हो गया हो, क्योंकि जब ब्लीडिंग वहाँ से हुई थी प्लेसेंटा प्रीविया के दौरान तो कुछ हो सकता है बेबी का जो ब्लड है वो भी ब्लीड कर गया हो, है ना। तो
उसका भी हम हीमोग्लोबिन चेक करेंगे और एज पर नीड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का अरेंजमेंट करेंगे। ये जो 4 पॉइंट हैं ये नॉर्मली हम नॉर्मल लेबर में नहीं करते हैं, बट इसमें ज़रूरत पड़ सकती है।